आज का पहला प्रश्न है, दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में अपनी किस सेवा को इंटरनेट पर बंद करने की घोषणा की है? चार ऑप्शन है, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब है सी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। विश्व की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, जैसा कि आपको मालूम है बिल गेट्स इसके मालिक हैं, ने अपने लोकप्रिय वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। जी हां, माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक रूप से इसकी सूचना दे दी है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर अगले वर्ष 15 जून 2022 को सेवा से हट जाएंगे। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का यह इंटरनेट यूज़र लगभग 25 वर्षों से अपनी सेवाएं लगातार दे रहा है। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने 16 अगस्त 1995 को रिलीज़ किया था। यह इस तरह का पहला वेब ब्राउज़र था जिसको लोगों ने बहुत अधिक पसंद किया था। साइबर कैफ़े में जब इसकी काफ़ी चलती होती थी, एक समय था जब साइबर कैफ़े काफ़ी चलते थे, उस समय इसी वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल अधिकांश लोग किया करते थे। 2003 तक माइक्रोसॉफ्ट का यह ब्राउज़र इंटरनेट की दुनिया में टॉप पर था। इसके सामने अन्य ब्राउज़र काफ़ी पीछे थे। दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बंद करने का निर्णय क्यों लिया? तो जानिए, इसका मूल कारण यह है कि यह पिछले 25 वर्षों से लगातार सेवाएं दे रही है, लेकिन वर्तमान में केवल 5% लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स ने लगातार अपने को अपडेट कर अधिक से अधिक लोगों में अपनी पहुंच बना ली है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने यह निर्णय लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने अतिरिक्त लाभ का कितनी राशि भारत सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 1 लाख करोड़, बी 99,122 करोड़, सी 57,128 करोड़ और डी 49,455 करोड़। यह राशि है बी, 99,122 करोड़। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 99,122 करोड़ रुपए की अधिशेष अर्थात अतिरिक्त लाभ को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इस हस्तांतरण का निर्णय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 589वीं बैठक में लिया गया है। दोस्तों, यह ध्यान रखें, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई सरकारी वित्त प्रबंधक के तौर पर अपने अधिशेष यानी अतिरिक्त लाभ को प्रत्येक वर्ष लाभांश के रूप में केंद्र सरकार को हस्तांतरित करती है। पिछले वर्ष यानी 2020 में आरबीआई ने अपने अधिशेष का 44% अर्थात 57,128 करोड़ रुपये की राशि केंद्र सरकार को हस्तांतरित की थी। दोस्तों, यहाँ पर दो फैक्ट्स आप याद रखें कि 2021 में आरबीआई ने 99,122 करोड़ रुपये और पिछले वर्ष 2020 में 57,128 करोड़ रुपये केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में दिए हैं। निम्नलिखित में से किस देश की संसद को भंग कर वहां नवंबर में नए चुनाव कराने की घोषणा की गई है? चार विकल्प हैं आपके सामने, बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस और फिजी। आंसर है बी, नेपाल। दोस्तों, नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कैबिनेट की सिफारिश के पश्चात देश की प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया है और इस वर्ष नवंबर में वहां नए सिरे से चुनाव कराने की घोषणा की है। नेपाल में राष्ट्रपति कार्यालय ने नेपाल के संविधान के 76(7) के अनुसार दूसरी बार प्रतिनिधि सभा को भंग करने की घोषणा की है। मंत्रिमंडल की सिफारिश जो की गई है उसके अनुसार 12 और 19 नवंबर 2021 को नेपाल में नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे। घोषणा में यह भी कहा गया है कि ना तो केपी शर्मा ओली, जो अभी तक नेपाल के प्रधानमंत्री थे, और ना ही देउबा यानी शेर बहादुर देउबा के पास फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए सांसदों का पूर्ण बहुमत है। इसलिए राष्ट्रपति ने वहां पर संसद भंग करने की घोषणा की और नए चुनाव नवंबर में कराने की घोषणा की है। भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? चार विकल्प हैं, ए अमेरिका, बी यूक्रेन, सी फ्रांस और डी इजराइल। दोस्तों, इसका आंसर है डी इजराइल।
दोस्तों, भारत और इजराइल ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 2023 तक की 3 सालों की एक संयुक्त कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पांचवी इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल एक्शन प्लान है। ठीक है ना। कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच 3 साल की यह कार्य योजना है, जिसका उद्देश्य है भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय संबंधों, कृषि और कृषि समुदाय के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाना। ध्यान रहे, ये 3 वर्षों के लिए है, 2021 से 2023 तक के लिए। यह ध्यान रखें कि भारत और इजराइल के बीच कृषि कार्य योजना एक द्विपक्षीय साझेदारी है, जिस पर दोनों देशों ने 10 मई 2006 को तेल अवीव में हस्ताक्षर किए थे। कब? वो डेट है 10 मई 2006 को। ऐसी 4 कृषि योजनाएं अब तक सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है। पहली 2008 से 2010 तक, दूसरी 2012 से 15 तक और तीसरी 2015 से 2018 तक, और अंतिम जो चौथी बार की गई है वो 2018 से 2020 तक है, और यह 5वीं कृषि कार्य योजना है। दोस्तों, अब तक इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल प्रोग्राम के अंतर्गत 29 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं, COES अर्थात सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, और देश भर के 12 राज्यों में वर्तमान में ये संचालित हो रहे हैं। इस फैक्ट्स को आप ध्यान में रखेंगे। प्रतिष्ठित एटियन ग्लिचिच पुरस्कार से निम्न में से किस देश की हॉकी टीम को सम्मानित किया गया है? A ऑस्ट्रेलिया, B भारत, C जर्मनी एंड D नीदरलैंड। आंसर है बी भारत। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ अर्थात FIH ने अपने 47वें कांग्रेस की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत की हॉकी टीम यानी हॉकी इंडिया को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। देश में खेल की प्रगति और विकास में योगदान देने के लिए ही हॉकी इंडिया को प्रतिष्ठित एटीनी अथवा एटीएन ग्लिचिच पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार कई व्यक्तियों, संगठनों और टीमों को हॉकी के खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। IPL 2021 के बचे हुए मैच निम्नलिखित में से किस देश में खेले जाएंगे? A दक्षिण अफ्रीका, B सिंगापुर, C UAE या D कनाडा। आंसर है C UAE। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 14वें सीजन के बाकी बचे मैचों का आयोजन सितंबर-अक्टूबर में UAE में अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में कराने का निर्णय लिया है, किंतु तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है। जैसा कि मालूम है, IPL के 14वें सीजन को 9 अप्रैल 2021 को कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच ही आरंभ किया गया था। 21 मैच खेले गए थे। उसके पश्चात कुछ खिलाड़ियों में कोरोना संक्रमण की प्राप्ति हुई, यानी वो कोरोना से संक्रमित हुए, और इसके पश्चात ही BCCI ने यह निर्णय लिया कि अब इस आयोजन को स्थगित किया जाए। बंगाल की खाड़ी में उठा समुद्री चक्रवाती तूफान यास 26 मई को निम्न में से किन राज्यों से आकर टकराया? A पश्चिम बंगाल ओडिशा, B ओडिशा आंध्र प्रदेश, C आंध्र प्रदेश तमिलनाडु अथवा D तमिलनाडु पुदुचेरी। आंसर है A पश्चिम बंगाल ओडिशा। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान यास 26 मई को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से आकर टकराया। इसका प्रभाव झारखंड और बिहार राज्य तक पड़ा है। इन दोनों राज्यों में भी तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा लगातार हो रही है। इससे पहले भारत के पश्चिमी तट से ताउते अथवा तोकते तूफान टकराया था, और इससे भारत के पश्चिमी तट पर मौजूद राज्यों केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में भारी तबाही हुई थी। अब ये प्रश्न उठता है कि जो चक्रवात आते हैं, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इनका नामकरण कैसे किया जाता है इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का? तो ध्यान रखिएगा कि सन 2000 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग और विश्व मौसम संगठन ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले चक्रवातों को नाम देने की पद्धति शुरू की थी। याद रखिएगा, कब? सन 2000 में। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में एशिया और प्रशांत
पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन अर्थात पीटीसी में कुल 13 सदस्य देश हैं जो मिलकर तूफानों के नाम को तय करते हैं। ये देश हैं भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। ये 13 देश हैं जो मिलकर तूफानों के नाम तय करते हैं। लेकिन ध्यान रहे 2004 में भारत पहली बार इसमें शामिल हुआ था और 2018 में 5 अन्य देशों को संयुक्त राष्ट्र ने इसमें शामिल किया, जिसमें खाड़ी के देश शामिल थे। पिछले दिनों भारत के पश्चिमी तट पर जो चक्रवात आया था उसका नाम तोकते अथवा ताउते था और यह नाम म्यांमार के द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ है गेको। इस गेको का बर्मीज भाषा में अर्थ है तेज आवाज निकालने वाली छिपकली। फिर बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान यास, यह नाम ओमान द्वारा दिया गया है। जी हाँ, खाड़ी के देश है ओमान और इस शब्द का अर्थ है निराशा। केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सीबीआई के नए निदेशक बनाए गए हैं। ए प्रवीण सिन्हा, बी सुबोध कुमार जायसवाल, सी आर के शुक्ला और डी आलोक वर्मा। इसका आंसर है बी सुबोध कुमार जायसवाल। दोस्तों, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का नया निदेशक डायरेक्टर बनाया गया है। वे 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। वे पूर्व में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं। वे वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISF के महानिदेशक हैं। जायसवाल एक ईमानदार अधिकारी माने जाते रहे हैं। वे खुफिया एजेंसी रॉ में भी रह चुके हैं और उन्हें जासूसों का मास्टर भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में स्टाम्प पेपर घोटाला और मालेगांव ब्लास्ट के मामले की जांच में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2009 में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, ऋषि कुमार शुक्ल यानी RK शुक्ल फरवरी 2021 में ही सीबीआई के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हो चुके थे। प्रवीण सिन्हा कार्यकारी निदेशक के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहे थे, अतः निदेशक का पद रिक्त था और इसी स्थान पर श्री जायसवाल की नियुक्ति की गई है। निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? A USA, B यूरोपियन यूनियन, C रूस और D चीन। आंसर है A USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने घोषणा की है कि 2023 में वह चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजेगा। नासा ने इसे वाइपर VIPER, इसका विस्तार देख लें, वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर नाम दिया है। नाम याद रखेंगे, इसका नाम है वाइपर, जो नासा भेजने वाली है मोबाइल रोबोट को। कहां पर? चंद्रमा पर। प्रश्न उठता है कि इस रोबोट को भेजने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे बर्फ और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाना। इस रोबोट को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर प्राकृतिक संसाधनों का नक्शा भी बनाना है। पिछले दिनों किस देश के साथ भारत ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है? ऑप्शन है A इजराइल, B यमन, C UAE अथवा D ओमान। आंसर है D ओमान। दोस्तों, भारत और ओमान ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इन 2 समझौतों में एक समुद्री परिवहन समझौता भी शामिल है जिस पर दिसंबर 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे और दूसरा समझौता भारतीय नौसेना को ओमान के डूकम बंदरगाह, याद रखें, डूकम बंदरगाह पर सुविधाओं की पहुंच प्रदान करने से संबंधित है और इस पर 2018 में सहमति हुई थी। यह ध्यान रखना है कि ओमान खाड़ी क्षेत्र में यानी गल्फ कंट्री जितने भी हैं उनमें भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार है।
ओमान के साथ समझौता होने से भारत को पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर, फारस की खाड़ी और पूर्वी अफ्रीका में अपने प्रभाव का विस्तार करने में सहायता मिलेगी। यह ध्यान रखिए कि यह पहला ऐसा समझौता था जिस पर भारत ने किसी खाड़ी देश के साथ समझौता या समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, ओमान स्थित डूकम बंदरगाह पश्चिमी और पूर्वी अफ्रीका के लिए भारत के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, ओमान का बंदरगाह डूकम। ओमान भारत के साथ औपचारिक रक्षा संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश है। गल्फ में जितने भी कंट्रीज हैं उनमें पहला देश ओमान है जिसने भारत के साथ रक्षा संबंध स्थापित किए हैं। इन दोनों देशों ने पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था और उसके पश्चात 2006 में अपने पहले रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यह चैनल पूरी तरह यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए समर्पित है। अगर आप विस्तार से अध्ययन करते हैं तो पीटी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी में यह आपकी मदद करती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।